बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लैब डायग्नोसिस ऑफ वायरोलॉजी। तो आपको पता है कि जो लैब डायग्नोसिस होती है एससीक्यूज़ के अंदर और एमसीक्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आती है, और जो मेजॉरिटी होता है स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट होते हैं जिनको लेबॉरेटरी डायग्नोसिस याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। ठीक है। तो मैं आपके लिए लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को थोड़ा ईजी बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वायरोलॉजी को कवर करेंगे। अब आपको एक बात पहले से बता दूं कि जो तमाम पैथोजेन की लेबॉरेटरी डायग्नोसिस नहीं तैयार करनी होती। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो पास पेपर में आए हुए हैं, सिर्फ आप उसी के किया करो, और वो भी पॉइंट्स बना के तैयार कर लिया करो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वायरोलॉजी के इंपॉर्टेंट वायरसेस की लेबॉरेटरी डायग्नोसिस करवाने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम जनरल वायरोलॉजी के अंदर जो चैप्टर है लेबॉरेटरी डायग्नोसिस का, उसको पढ़ लेते हैं कि वायरसेस की जो डायग्नोसिस होती है, यानी जो डायग्नोसिस होता है वायरल डिजीज़ का, वो कौन से पैरामीटर से होता है। ओके। तो सबसे पहले हम इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर यह सवाल भी कभी कभार आ जाता है। तो जो डायग्नोसिस होती है वायरल डिजीज़ की, वो 5 अप्रोच से होती है। तो पहले ये होती है कि हम इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं डायग्नोसिस ऑफ वायरल डिजीज़। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन इन सेल कल्चर। तो सबसे पहली हेडिंग होगी आइडेंटिफिकेशन। ओके। इन सेल कल्चर। थोड़ी सी वीडियो की स्पीड थोड़ी सी कम होने वाली है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा 1.25x में चला के देख सकते हो। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन इन द सेल कल्चर है। दूसरा होती है माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन है, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम जल्दी जल्दी चलते हैं आगे की तरफ। नंबर 3 मेथड होता है जो यूज़ किया जाता है, वो होता है सीरोलॉजिकल मेथड होता है। ओके, नंबर 3 हम कह सकते हैं सीरोलॉजिकल मेथड है। ओके। इसके बाद नंबर 4 के अंदर आ जाती है डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन। डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन है। और इसके बाद जो लास्ट होगा वो होगा डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड होती है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, हमने सबको तो लिख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन इन द सेल कल्चर है। स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन इन सेल कल्चर से। आपको पता है कि जो वायरस होती है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन होती है। तो इनकी जो कल्चर होती है वो सेल कल्चर में होती है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पहले हम करेंगे, यानी पहले ग्रो करवाएंगे सेल कल्चर के अंदर, फिर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो पहली बात हम क्या करेंगे, नंबर 1, उस वायरस को ग्रो कराएंगे सेल वाले कल्चर के अंदर। सेल फ्री मीडियम के अंदर वायरस ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, ग्रो कराएंगे उसके सेल कल्चर के अंदर। ओके। इसके बाद फिर क्या होगा, ग्रो कराने के बाद फिर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक हो गया। अब जो आइडेंटिफिकेशन के होते हैं सेल कल्चर की बेस के ऊपर, तो हम एक तरफ कह सकते हैं नॉन स्पेसिफिक और एक होते हैं स्पेसिफिक। ओके, ठीक है। या अब इसको हम डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं। तो जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नॉन स्पेसिफिक के अंदर हम इसको 2 में डिवाइड कर देते हैं। ओके, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो CPE शो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो CPE शो नहीं करते। हम इसको 2 में डिवाइड कर देते हैं। अब CPE होता क्या है, CPE होता है कि साइटोपैथिक इफेक्ट, यानी सपोज ये सेल है। ओके, सेल के ऊपर वायरस आ गया कोई, और वायरस ने किसी सेल को इन्फेक्ट किया, तो जितने सेल को वो इन्फेक्ट करेगा तो वो उसका क्या होगा, वो उसके नंबर, या फिर आप इसके इफेक्ट बोलते हो, जिसको बोलते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट, यानी वायरस कितने सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। और जो साइटोपैथिक इफेक्ट क्या होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल की अपीयरेंस को बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपीयरेंस ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल, यानी वायरस को इन्फेक्ट करने की सलाहियत को साइटोपैथिक इफेक्ट बोलते हैं, जब वो सेल को इन्फेक्ट करता है। जो CPE होती है, ओके, तो CEP क्या होती है, वायरस इन्फेक्टेड सेल की अपीयरेंस में क्या होना, असल में जो चेंज आ जाना। और जो चेंज आती है वो क्या आ सकती है, वो चेंज या तो सेल के साइज में आ सकती है, कि जो सेल थे जब वायरस से इन्फेक्ट हुए तो उनमें चेंज आना शुरू हो गया, उस चेंज को साइटोपैथिक इफेक्ट कहा। तो सेल के अंदर या तो साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है, या फिर सेल की फ्यूजन हो सकती है। और जब फ्यूजन होती है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल बनते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल बनते हैं। और आपको पता है कि जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल होते हैं ये किन किन के अंदर बनते हैं, ये बनते हैं herpes सिम्प्लेक्स वायरसेस के अंदर, टाइप 1
टाइप 2 है, इसके अलावा वेरिसिला जोस्टर वायरस है और रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, इनका नोट कर लेना। ओके, तो साइटोपैथिक इफेक्ट को देखने के बाद आप इनका डायग्नोसिस कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो साइटोपैथिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, तब आप इनकी प्रेजेंस को जांचने के लिए या देखने के लिए आप डिफरेंट मेथड यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल एक मेथड है हीमेडसॉर्प्शन मेथड है, इसके बाद आ जाता है मेथड इंटरफेरेंस है। ओके, अब हीमेडसॉर्प्शन का मतलब है कि आपने एरिथ्रोसाइट को वायरस इन्फेक्टेड सेल के सरफेस के ऊपर अटैच कर दिया है। ओके, यानी ऐसे वायरस इन्फेक्टेड सेल जिनके साथ एरिथ्रोसाइट अटैच हो जाएंगे तो उस वायरस के लिए स्पेसिफिक डायग्नोसिस बन जाएगी। तो हीमेडसॉर्प्शन का मतलब होता है आरबीसी का अटैचमेंट हो जाना किसके साथ, वायरस इन्फेक्टेड सेल के साथ। लेकिन ये कुछ वायरसेस के लिए स्पेसिफिक होता है, उन वायरसेस के लिए होता है जिनके पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन है इन्वेलप के लिए। और जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, और जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है ये किन के लिए होती है, IMP इम्पोर्टेंट। ओके, तो आई से इन्फ्लुएंजा वायरस, एम से मम्प्स और पी से पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं। ठीक हो गया। ओके, जो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और जो इन्फ्लुएंजा वायरस है रिस्पिरेटरी के अंदर, और मम्प्स चाइल्डहुड वायरस इसके अंदर आपने इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस होती है। इंटरफेरेंस होता ये है कि जो सेकंड होता है, यानी एक पहला वायरस था वो नहीं कर सकता CPE, लेकिन इस वायरस के साथ आपने दूसरा वायरस ऐड कर दिया तो उसने CPE कर दिया। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो रूबेला वायरस होता है, रूबेला वायरस CPE को शो नहीं करता, लेकिन उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम दूसरा वायरस देंगे तो वो इसके स्पेसिफिक सेल के साथ इंटरफेयर करेगा। ओके, तो जो इसकी इंटरफेरेंस होती है दूसरे एंटीरो वायरस के साथ होती है, और इसके ज़रिए हम रूबेला की डायग्नोसिस करते हैं। और दूसरे एंटीरो वायरस के अंदर ईचो वायरस है और कोक्सैकी वायरस होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लिनिकल वायरोलॉजी का पूरा ओवरव्यू चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर, ऑलरेडी फ्लो चार्ट बेस्ड वीडियो है। ओके, तो इंटरफेरेंस से आप पता चला सकते हो। और तीसरा एक और मेथड भी होता है, जो सेल इन्फेक्टेड होते हैं या डाइंग सेल होते हैं तो उनके अंदर एसिड की प्रोडक्शन रिलेटिवली कम होती है। ओके, एसिड की प्रोडक्शन कम होती है, और एसिड को देखने के लिए हम फिनोल का कलर देखते हैं। फिनोल क्या होता है, पीएच इंडिकेटर होता है। ओके, फिनोल क्या होता है, पीएच इंडिकेटर होता है। फिनोल रेड हम कह सकते हैं, कल्चर मीडियम में डालते हैं। जो इंडिकेटर होता है वो रेड ही रहेगा, यानी अल्किलाइन रहेगा जब वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं, लेकिन जब मेटाबोलाइजिंग नॉर्मल सेल होंगे तो वो येलो हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। क्योंकि जो सेल मेटाबोलाइज कर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस को भी यूज़ करते हैं। जब वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस को यूज़ करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर वायरस इन्फेक्टेड सेल है तब इसका रेड कलर ही रहेगा, जिसको अल्किलाइन बोलते होते हैं। ओके, तो ये जो टेक्निक होती है ये एंटीरो वायरस के लिए स्पेसिफिक होती है, एंटीरो वायरसेस के लिए। और आपको पता है कि जो एंटीरो वायरसेस होते हैं, अगर मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे दूं कि एंटीरो वायरसेस को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, तो एंटीरो वायरसेस को दो में करते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो डायरिया करवाते हैं, और कुछ ऐसे वायरस होते हैं ओके, जो कि जीआईटी से बाहर डिजीज़ करवाते हैं। जो जीआईटी से बाहर करवाते हैं उसके अंदर पोलियो, कॉक्सिकी वायरस और ईचो वायरस आता है। इसको याद करने का यही है कि CPE, सी से कॉक्सिकी वायरस, इसे इको या मैं इसे ईचो बोलता हूँ, और पी से पोलियो वायरस होते हैं। ठीक है, CPE से याद कर लेना आप इसको। जबकि डायरिया करवाने वाले होते हैं ओके NR, तो एन से बनेगा नोरो वायरस और आर से बनेगा रोटा वायरस। ठीक हो गया। ओके, तो अब आगे चलते हैं। जो डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन होती है, जो स्पेसिफिक होती है, वो कैसे होती है कि हम एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी यूज़ करते हैं तो सीरोलॉजिकल वाला टेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एंटीबॉडी हम सेल के कल्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। ओके, और वहाँ पर एंटीबॉडी वाले जो टेस्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है, हिमैग्लूटिनेशन इनहिबिशन होती है, इसके अलावा जो CPE की न्यूट्रलाइजेशन होती है। ओके, ठीक है, हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। और फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट होता है, रेडियो अमीनो एसिड है, और अलीसा वगैरह होते हैं। इनके सिर्फ नाम नोट कर लेना। अब इसके बाद है माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन। जो माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन होती है वो 3 माइक्रोस्कोप टेक्निक से की जाती है। एक है लाइट माइक्रोस्कोप, इसके बाद है फ्लोरेसेंस, आई थिंक ये फैल रही है स्याही इसकी। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप है, इसके बाद है UV माइक्रोस्कोपी, और जो तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है। ठीक है, तो जो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है, लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर आप इंक्लूजन बॉडीज़ को देखते हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल वगैरह को देखते हो। ओके, इंक्लूजन बॉडीज़ या मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल। इंक्लूजन बॉडीज़ आउल आई शेप इंक्लूजन बॉडी साइटोमेगालोवायरस में होती है। ओके, ठीक हो गया। या फिर आप देखते हो मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल, और इसके लिए आप स्पेशलाइज्ड स्मीयर का यूज़ करते हो जिसका नाम है टिज़ाइंग स्मीयर। जो टिज़ाइंग स्मीयर होता है, ये आपने पढ़ा था, टिज़ाइंग स्मीयर किसके अंदर होता है,
ये हर्पीस वायरस के लिए था, क्योंकि हर्पीस वायरस मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल की फॉर्मेशन करवा देते हैं वेसिकुलर स्किन लेयर के अंदर, तो उसको डायग्नोस करने के लिए करते हैं। इसके बाद है यूवी माइक्रोस्कोपी। यूवी माइक्रोस्कोपी फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी स्टेनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। और लास्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये वायरस को पार्टिकल्स के लिए होती है, लेकिन बहुत ही कम इस्तेमाल करते होती है। इसके बाद है सीरोलॉजिकल होती है। सीरोलॉजिकल के अंदर एंटीबॉडी के टाइटर को देखते हैं, जो किसी वायरस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ओके, ठीक हो गया। एंटीबॉडी टाइटर है। एंटीबॉडी टाइटर, टाइटर क्या होती है? एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन होती है, और किस तरह से ऑब्टेन करती है कि जो सीरम की हाईएस्ट डाइल्यूशन होती है, जो फिर भी पॉजिटिव टेस्ट दे रही है, तो उसको टाइटर बोलते हैं। यहाँ पर आपने एक वर्ड पढ़ना है, उसका नाम है सीरो कन्वर्जन। तो सीरो कन्वर्जन का मतलब होता है कि किसी बंदे के अंदर किसी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी को फाइंड करना जो उसके अंदर पहले मौजूद नहीं थी। और एक बात आप याद रख लेना कि यहाँ पर दो फेज़ होते हैं, एक होती है एक्यूट फेज़, एक कन्वालिसेंट फेज़ होती है। ठीक है, ओके। तो एक्यूट फेज़ के अंदर एंटीबॉडी टाइटर क्या होगा और कन्वालिसेंट फेज़ में क्या होगा? तो एक आपने सैंपल लेना है, जैसे इसको डिजीज़ है, यानी हम इसको दो फेज़ में डिवाइड कर देते हैं, एक्यूट फेज़, दूसरा होता है कन्वालिसेंट फेज़ होता है। ओके, ये वो फेज़ है जिसके अंदर सैंपल डिजीज़ के बाद फ़ौरन लिया गया है, लेकिन इसके अंदर 10 से लेकर 14 दिन के बाद सैंपल लिया गया है, तो कन्वालिसेंट या रिकवरी फेज़ है। अगर एंटीबॉडी टाइटर कन्वालिसेंट फेज़ के अंदर 4 गुना या इससे ज़्यादा हो एक्यूट फेज़ से, तो इसका मतलब पेशेंट क्या हो गया है? अभी तक इन्फेक्टेड है। पेशेंट क्या है? अभी तक इन्फेक्टेड है। तो 4 गुना होने चाहिए एक्यूट वाले से, तब पेशेंट क्या होगा? इन्फेक्टेड होगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से आपने इसको देख लेना होता है। और कुछ ऐसे वायरल डिज़ीज़ होते हैं जहाँ पर आप आईजीएम एंटीबॉडी को देखते हो करंट डायग्नोसिस के लिए। ओके, आईजीएम एंटीबॉडी वगैरह को देखते हो। लाइक आपको पता है कि जो आईजीएम एंटीबॉडी होती है कोर एंटीजन के लिए, जिसको आप कह सकते हो एचबीसीएबी होती है, तो वो किसको इंडिकेट करती है? हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को इंडिकेट कर देती होती है। इसके अलावा कुछ और नॉन स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं। पहला तो ये हो गया एक्यूट और कन्वालिसेंट वाला, दूसरा आईजीएम वाला हो गया, तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा होता है हीट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट होता है। जो हीट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट होता है, या जिसको मोनोस्पोर टेस्ट बोलते हैं, ये मोनोस्पोर टेस्ट किसके लिए स्पेसिफिक होता है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए। ओके, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। और आपको पता है कि जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है। तो ये हमने सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह को देख लिया है। अब इसके बाद लास्ट की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो लास्ट हम आ जाते हैं डायग्नोसिस ऑफ वायरल एंटीजन होते हैं। तो जो वायरल एंटीजन होते हैं, फॉर एग्जांपल एचआईवी का P24 है, और P24 होता है एचआईवी का, जबकि HBsAg हेपेटाइटिस बी का और डी का होता है। तो ये हम डायग्नोसिस कर लेते हैं। इसके बाद है डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड है, जो वायरल डीएनए या आरएनए को आइडेंटिफाई करना पेशेंट के ब्लड में या सीरम में। और किस तरह से करते हैं? हम प्रोब यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या आरएनए प्रोब होता है, तो इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होती है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेस्ट होती है। अगर रिलेटिवली स्मॉल वायरल डीएनए आरएनए मौजूद है, तब हम इसको एम्पलीफाई कर देते हैं पीसीआर वगैरह से। ओके, ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल है कि जो एचआईवी के केस में आरएनए का एसए परफॉर्म किया जाता है, हेपेटाइटिस सी में भी आरएनए एसए परफॉर्म किया जाता है, और हेपेटाइटिस बी के अंदर डीएनए का होता है। तो इस टेस्ट को हम वायरल लोड बोलते हैं। और जो वायरल लोड होता है, तो जो वायरस लोड होता है या वायरल लोड होता है, इनके डीएनए और आरएनए का पता चलाना। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें प्रोग्नोसिस का पता चलता है। ओके, प्रोग्नोसिस का या किसी डिजीज़ के क्लिनिकल कोर्स का पता चलता है। ओके, ठीक है। तो एक प्रोग्नोसिस और क्लिनिकल कोर्स का पता चलता है। और आपने याद रखना है कि जो रिस्पिरेटरी वायरस होते हैं, इन सब की जो लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो पीसीआर के ऊपर होती है। तो अगर आपको रिस्पिरेटरी वायरसेस का लेबोरेटरी डायग्नोसिस पूछे, तो आपको ना भी आता हो, लेकिन फिर भी आपने पीसीआर लिख देना है। और हम रिस्पिरेटरी वायरसेस के अंदर इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, राइनो वायरस, ह्यूमन मेटानीमो वायरस और एडिनो वायरस आ जाते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो ये डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड है। तो इस वीडियो में इतना इनफ है। अभी तो सिर्फ हमने जनरल वीरोलॉजी का किया है। अब स्पेशल वीरोलॉजी के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।